नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो आपका जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 30 वीडियो आने वाली है, उन 30 वीडियो में से आज आप 12वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस सभी वीडियो में जो एसएससी जेईई एग्जाम 2024 अभी जून महीने में कराए गए 3 दिन तक, उसमें जो भी क्वेश्चन यूनिक टाइप से आया, जो भी अलग मुझे लगा, उन सभी पैटर्न को मैं संकलन कर लिया हूं ताकि आपको अधिकाधिक फायदा एग्जाम में दिला सकूं। दोस्तों, विदाउट फेल मैं पर डे वीडियो लेकर के आऊंगा जब तक आपकी एग्जाम शुरू ना हो जाती है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, जैसा कि मैंने कल ही आपसे कहा था। देखिए, अगर टुडे एग्जाम के कंटेंट पे आप भरोसा करते हैं, और भरोसा करना चाहिए दोस्तों, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे फेमस होना या 2-4 रुपया मुझे मिल जाएंगे, आपका फायदा हो जाएगा, आप गुण गाओगे आफ्टर एग्जाम। ठीक है भाई, तो बिना कहीं ज्यादा भटके टुडे एग्जाम का जो ई बुक आया है, इसे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एग्जाम में 80% तक क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है भाई, अगर आप मेरे से पहले से बहुत 6 महीने पहले से भी जुड़े हैं तब तो फिर अलग ही बात है, अलग ही आप खुद को देख पाते होंगे, टेस्ट वगैरह लगाते होंगे तो, है ना। तो भाई, अगर आपको कोई सा भी कंटेंट वगैरह चाहिए, ई बुक हो गया, 30 सेट हो गया, रेलवे हो गया, यूपीपी हो गया, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, तो यहाँ पे जो है आप ये जो मोबाइल नंबर है, इस पे आपको सिंपली व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त करना है, या इसी मोबाइल नंबर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आप अगला आगामी क्लास का जो आपका ई बुक से जो टास्क देते हैं हम, तो आज 12वां क्लास है, तो 165 से 180 पेज जो है आपका टास्क के रूप में होगा। चूंकि हम 15 पेज एक क्लास में कराने का जो है जिम्मेवारी लिया था, 30 क्लास में 15 या 45 447 पेज का है, तो मैं खत्म करने यानी याद करवाने का भी लक्ष्य रखा था। ठीक है भाई, तो आप पढ़ लेना अच्छे से, और कल जो है एक ई बुक का अलग से वीडियो आ जाएगा, जो भी 1 लाइनर 3 दिन का बचा है वो भी करा दूंगा धराधर रैपिड फायर, तो आपका जो है अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये सब लोगों आप देख रहे हैं, ये टॉपिक बैच का है, जो किसी भी खरीद पे आपको मुफ्त दिया जाता है, जो ई बुक के फॉर्म में डाला गया है। ये 30 सेट है, ये रेलवे है, और ये ई बुक का लोगो है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। एक एक क्वेश्चन के जो फैक्ट है आपको कान खोल के सुनना है ना, काम आपको ही आना है। देखिए, सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में किस शहर में की गई थी? एसएससी जेईई में एक क्वेश्चन पूछा गया है, रहनुमाई मजाद स्नान की स्थापना किस शहर में किया गया था? मैंने वहां से पैटर्न को कॉपी किया है और आपके लिए बहुत सारे इस प्रकार के क्वेश्चन परोस दिए हैं, ताकि अगर एग्जामिनर अब इधर रुक करे तो आपका क्वेश्चन न छूटे। देखिए, सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में बॉम्बे में किया गया था। बॉम्बे मतलब मुंबई, है ना। सोशल सर्विस लीग की स्थापना एनएम जोशी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एनएम जोशी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1911 में। और क्यों किया गया था? जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है ना, जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उनको जो है बड़े बड़े चीजों के लिए अवसर प्रदान करने हेतु बॉम्बे में शुरू किया गया था। ठीक है भाई, तो ये हो गया सोशल सर्विस लीग की स्थापना कौन किए? तो एनएम जोशी। कहाँ किए? तो बॉम्बे में। और कब किए? तो 1911। और किस पे लागू होता था? तो कॉमन मैन पे। ठीक है, इसके अलावा रहनुमाई मजदा स्नान, इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य पारसी धर्म में सुधार लाना था। खास करके पारसी धर्म की महिलाओं में इस संस्था की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 मुंबई में किया गया था। आप जितने भी समाज सुधारक पास्ट में हुए और किसी न किसी चीज पे संस्था वगैरह की जब स्थापना करते हैं, उसमें मैक्सिमम आप महाराष्ट्र में देखेंगे, दूसरे स्थान पे कोलकाता यानी बंगाल में देखेंगे, तीसरे स्थान पे मद्रास में देखेंगे। ये 3 ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चीज की स्थापना हुई थी प्राचीन काल में, संत वगैरह भी बहुत हुए महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अलावा तो ये आपका हो गया। तो रहनुमाई मजदा स्नान, ये आपका एसएससी जेईई में पूछा गया है। अब 7 तारीख को या 6 तारीख को पूछा गया, ये तो कंफर्म नहीं, लेकिन 2024 में पूछा गया। आप देख लीजिएगा, हवा में कोई बात नहीं बोलता मैं। ठीक है, तो ये आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से काफी कुछ आपको जो है रिवाइज करवा देता हूं याद करने के लिए। इन्होंने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की है? 3 बार। इसे क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में सिलेक्ट होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन बता ही दिया। दादा भाई और नौरोजी जो है, ये राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। धन का अपवहन सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। इन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस की जो अधिवेशन हुई थी 1906 कोलकाता के अंदर, इसमें स्वराज शब्द का सिंपली प्रयोग किया गया था, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई थी। अब निकल जाते हैं आगे। 18
1849 में परमहंस मंडली का गठन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। किसके द्वारा? दादोबा पांडुरंग के द्वारा। इस मंडली का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा से समाप्त करना या फिर जो उस समय जाति प्रथा की बंधन काफी बॉन्ड जो है काफी मजबूत हो गया था, उसे कमजोर करना, मतलब लोग ये भेदभाव जो है थोड़ा कम करें। तो इसके लिए 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना बॉम्बे में किया गया था। आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1815 कोलकाता में। देखिए एक बार एसएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर 1814 माना है, लेकिन ऑप्शन में 1815 और 1814 दोनों था। ठीक है, जनरली 1814 ऑप्शन में नहीं डालते हैं, उस हिसाब से आपको 1815 आंसर करना है। लेकिन अगर 1814 और 15 दोनों ऑप्शन में है तो 1814 ही आंसर के साथ जाएंगे, क्योंकि एसएससी ने पास्ट में माना है। ठीक है भाई, 1815 कोलकाता में किए गए थे आत्मीय सभा। तत्पश्चात 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही किए थे। ठीक है, जो आत्मीय सभा है ये कुरीतियों के खिलाफ था, ब्रह्म समाज भी उसी प्रकार का था। ठीक है, धर्म सभा की स्थापना काफी बार पूछे गए एसएससी के द्वारा, राधाकांत देव ने किए थे। कौन किए थे? राधाकांत देव ने किए थे धर्म समाज की स्थापना। कहां पर किए थे? कोलकाता में। कब किए थे? 1829 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1828 में। चूंकि ये ब्रह्म समाज के अगेंस्ट में किया गया था धर्म सभा की स्थापना। समझ में आया? ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, सेम कोलकाता में। इसी के अगले साल 1829 में राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना करी, और ये धर्म सभा ब्रह्म समाज का विरोध किया, यानी अगेंस्ट में था। जो सती प्रथा वगैरह का जो इन्होंने जिक्र किया कि भाई ये सब जो खराब चीज है ब्रह्म समाज ने दिखाया, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसका हम अपोज करते हैं। ठीक है भाई। इनके अलावा CaNO3O2 का आणविक द्रव्यमान क्या है? एसएससी जेई ने आणविक द्रव्यमान से क्वेश्चन पूछा, हालांकि पास्ट में भी पूछा गया है, लेकिन पास्ट में छोटे छोटे चीज का पूछा गया। इस बार पूछा गया था C2H5NO3 का। ठीक है, आणविक द्रव्यमान मैंने यहाँ पे CaNO3 का होल ट्वाइस का रख लिया है ना। तो ये भाई आणविक द्रव्यमान तो होगा इसका 164 ग्राम प्रति मोल, है ना। लेकिन ये कैसे निकलता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए किसी भी चीज का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसका परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए, है ना। अब परमाणु द्रव्यमान जो है ये याद रखना थोड़ा सा जटिल होता है, लेकिन मैंने 1 से 20 तक याद रखने का आपको ट्रिक बताया था। कैसे बताया था? अगर आपको किसी चीज का परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या, है ना, पता है, तो मैंने बताया था कि इवेन नंबर रहेगा तो सीधे दोगुना होता है, और ऑड नंबर रहेगा तो गुने 2 + 1 होता है। क्या होता है? गुने 2 + 1 होता है। ये अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, मैं आगे समझाता हूँ, 1 सेकेंड रुक जाइए। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे NaCl का आणविक द्रव्यमान हमने निकाला है। 2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा बताया हूँ एक प्रश्न के अलावा। देखिए NaCl का हमने यहाँ पे आणविक द्रव्यमान निकाला है। इसमें 2 तत्व हैं, एक तो Na है जिसका नाम होता है सोडियम, है ना। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे एसएससी पास्ट में किया है कि भाई सोडियम का नाम लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? नाम से लग रहा है सोडियम तो S से होना चाहिए, है ना, लेकिन S8 सल्फर का होता है, सोडियम का Na होता है। तो Na लिया गया है आपका नेट्रियम से। किससे लिया गया है? नेट्रियम से। ऐसे कई सारे तत्व हैं जिसका नाम कुछ और, लेकिन प्रथमा अक्षरी यानी अनुसूत्र जो है ये कुछ और होते हैं। जैसे पोटासियम, है ना, पोटासियम क्या होता है? P होता है क्या? नहीं, K होता है, केलियम से लिया गया है। ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से यहाँ पे Na है और एक और क्या है? NaCl में एक Cl है, मतलब 2 तत्व से मिलके एक यौगिक का फॉर्मेशन हुआ है। सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसे, NaCl को, जिसे हम साधारण लैंग्वेज में देखें तो नमक है। ठीक है भाई। तो ये Na और Cl का परमाणु द्रव्यमान हम यहाँ पे 23 और 35 लिखे हैं। तो हमें कैसे, मैं क्या ट्रिक बताना चाहता हूँ, इन सब बातों को डिलीट करता हूँ, हटाता हूँ। भाई सब काम के हैं डिलीट, मतलब आपको नहीं भूलना है। नेट्रियम से लिया गया है, सोडियम का नाम, ये सब याद रखना है। मिटाता हूँ मतलब। तो NaCl, Na का परमाणु जो क्रमांक है
है ये कितना 11 होता है और Cl का कितना होता है 17 होता है। ये दोनों ऑड जो है परमाणु क्रमांक वाले हैं। मैंने कहा है कि भाई ऑड वाले में 2 से गुना करो और 1 जोड़ देना, तो 17 दूना के 34 और 1 35। ये 35 के करीब होगा, न कि एग्जैक्ट, है ना, लेकिन करीब वाला ही आपको आंसर पकड़ना है। करीब वाले के हिसाब से ही रहता है, पॉइंट के बाद जनरली नहीं रहता है, ठीक है। तो 17 का 35 हुआ, उसी प्रकार से 11 का 23, है ना। अगर सम संख्या परमाणु द्रव्यमान होता तो सीधे सीधे दुगुना, लेकिन ये 1 से 20 तक ही काम करेगा, आगे काम नहीं करता है। आगे जो है दुगुना से रेशियो बढ़ने लगता है, 2.5 गुना, 3 गुना तक भी चला जाता है, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा आपको मैं हिंट दिया हूं कि आप 1 से 20 तक याद रख सकें, और जनरली देखा गया है कि 1 से 20 तक का ही चीज पूछता है, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, कैल्शियम है एक थोड़ा सा, है ना, टॉप बाउंड्री पे एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी तो 20 तक में ही आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 164 कैसे आंसर आया, पहले निकालते कैसे हैं आणविक द्रव्यमान। देखिए भैया हमारे क्लास में टाइम लगेगा, लेकिन आप सीखोगे पुख्ता चीज, तो हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। किसी भी योग का आणविक द्रव्यमान निकालने हेतु सबसे पहले उस तत्व का जिस तत्व से मिलकर यौगिक बना है, जैसे यहाँ पे CaNO3, ये एक यौगिक है जिसमें कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले तत्व और यौगिक क्या होता है ना, कई सारे तत्व से मिलके यौगिक बनते हैं, मतलब अकेला कोई तत्व यौगिक नहीं है। यौगिक मतलब जिसके टुकड़े टुकड़े किए जा सके, आप हिंदी में भी पढ़ते हो, ठीक है भाई, है ना। टुकड़ा करने पर भी कुछ ना कुछ साक्षर चीज ही मतलब दे, ऐसे नहीं कि जैसे आप रॉ को मैं तोड़ दूंगा तो इससे क्या कुछ अर्थ निकलेगा जी, है ना, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। तो उसी प्रकार से तत्व को तोड़ेंगे तो कुछ नहीं, यौगिक को तोड़ोगे तो अलग अलग तत्व बन जाएंगे। तो कई सारे तत्व से मिलकर यौगिक बनते हैं, जैसे यहाँ पे कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये तत्व का फॉर्मेशन हुआ है CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो उन सभी का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, और जिस रेशियो में है यहाँ पे इस्तेमाल है, उसी रेशियो में आपको गुना करके सभी तत्वों के द्रव्यमान से जोड़ देना है। सिंपली इसे कहते हैं आणविक द्रव्यमान। जैसे इसी को हल करेंगे ना तो आप बढ़िया से मास्टर हो जाएंगे। आइए देखिए, CaNO3 होल ट्वाइस में इस्तेमाल कैल्शियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम कितनी बार है भाई, 1 बार है। कितनी बार है, 1 बार है। तो यहाँ पे हमने 1 × 40.8, 20 दूनी के 40, ठीक है, 40.8 रखा है। तो इसका फॉर्म पूरा कितना आया, 40.8 ही आया। नाइट्रोजन कितनी बार हो जाएगा, होल ट्वाइस है दादा, तो N 1 ही बार है कोष्ठ के अंदर। कोष्ठ के अंदर अगर कोई चीज 1 बार X लिखा हो तो ये इसके निकल के कितना बार आएगा, 2X ना हो जाएगा जी, गुना ना हो जाता है इनका। तो कोष्ठ के बाहर ये भी है, तो N कितने बार हो गया, 2 बार। तो हमने 2 गुने N का हो जाएगा 14, 7 दूनी की 14, ठीक है। तो ये 14 हो जाएगा, तो ये 14 हो गया, 14 से 2 बार गुना कर दिए तो 28 हो जाएगा। द्रव्यमान 14, परमाणु क्रमांक 7। इसके अलावा ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन कितने बार हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन 3 बार है कोष्ठ में और 2 बार है बाहर में, तो 3 गुना के 6 बार हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 6 और 16 होगा, 16 छक्के कितना होगा, 96, है ना। इन सबको जोड़ दिए तो यहाँ पे 40, 28, 96 आपका हो गया 164 ग्राम प्रति मोल। अब यहाँ पे देखिए, एक बार AMU लिखा है, एटॉमिक मास यूनिट, एक बार आपका ग्राम प्रति मोल लिखा है। देखिए किसी तत्व का अगर आप इंडिविजुअल निकालते हैं उसका द्रव्यमान, तो आप AMU लिखेंगे इसके आगे। ये थोड़ा सा है फर्क है ना, कि भाई एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम का इंडिविजुअल लिखा गया है, तो कैल्शियम का यहाँ पे 40.8 AMU होता है एक कैल्शियम का, है ना। लेकिन अगर किसी यौगिक का लिखेंगे ना तो उसके सामने आप ग्राम बाय मोल यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ऑप्शन में नहीं रहने पर तो AMU से काम चलाओगे, जैसे इस बार के एग्जाम में ऑप्शन में नहीं था, AMU था, ठीक है। इसके अलावा यहीं पे जैसे मैंने यहाँ बताया है वैसे ही 2-3 और यहाँ पे सॉल्व किया गया है। आई होप आप समझ गए भाई, द्रव्यमान को जो है लेना है और जितनी बार उसमें उस फार्मूला स्ट्रक्चर में जितने बार जो तत्व आए हैं उस द्रव्यमान को उतने टाइम गुना करके जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे है ना NaCl, एक बार Na और एक बार Cl, तो किसी को गुना नहीं, तो 23 और 35 जोड़ दिया 58 हो गया। यहाँ पे Na2SO3 है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल है, एक तो Na इस्तेमाल है, एक S इस्तेमाल है और एक O3 इस्तेमाल है। तो Na कितने बार है, 2 बार, तो 2 गुने 23, है ना। S कितने बार है, 1 बार, तो 32, और O कितने बार है, तो 3 बार, सबको जोड़ दिए, हो गया भाई, है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मानक ताप और तापमान पर 1 मोल गैस के आयतन कितने होते हैं, 22.4 लीटर होता है। ये क्वेश्चन 2 करोड़ बार एग्जाम में आया है। इनके अलावा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अहम योगदान देने हेतु प्रभा अत्रे को, है ना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। जो प्रभा अत्रे मैडम थी, अभी हाल में ही इनका निधन हो गया है, तो ये जो है आपका इनको जो है संगीत नाटक अकादमी कब दिया गया था, तो 1991 में दिया गया था। देखिए प्रभा अत्रे मैडम की जन्म भी महाराष्ट्र में, मृत्यु
सेठ तो भी महाराष्ट्र में, ठीक है। इनका जन्म 1932 में हुआ था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले एसएससी जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो अब एसएससी ने थोड़ा अपना दायरा बढ़ाया है, चक्षु खोला है, ठीक है, थोड़ा सा, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने जब भी पढ़ाया ये सब चीज पढ़ा ही दिया होगा सिंपली कि भाई जन्म का है, किस घराने के है, किससे संबंधित है, कौन सा कब अवार्ड मिला, टॉपिक वजह मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रभा अत्रेय का जन्म 1932 महाराष्ट्र पुणे में हुआ था। वो किस घराने से थे, किराना घराना से थे। को क्या चीज से जुड़े हुए थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए मजे हुए कलाकार थी, है ना। इनका निधन 2024 में हो गया था, जनवरी 2024 में। प्रभा अत्रेय को वर्ष 1990 में पद्मश्री दिया गया था, 91 में संगीत नाटक अकादमी, 2002 में पद्म भूषण तथा 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किन्हें, प्रभा अत्रेय मैडम को। इनके अलावा संगीत शास्त्रीय संगीत में प्रमुख उस्ताद राशिद खान, जो अब हमारे बीच नहीं है, बहुत कम उम्र में चले गए, स्वर्ग सिधार हो गए। तो उस्ताद राशिद खान साहब ये रामपुर घराने से संबंधित है। इनका गीत भी मैंने आपको गा के सुनाया था, आओगे जब तुम साजना, वो कौन सा, जब भी मेट का गीत है ना, मुझे बहुत पसंद है। रामपुर घराने से संबंधित उस्ताद राशिद खान को वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें 2006 में पद्मश्री दिया गया था तथा संगीत नाटक अकादमी दोनों एक के साल में दिया गया था, 2006 में, है ना। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। देखिए सब बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जिनका निधन हो गया है और अपना जो है एक अच्छा खासा क्षेत्रीय विस्तार, या कह सकते हैं कि अपने फील्ड में बढ़िया ज्यादा जो है नाम कमा के इस दुनिया को त्यागे हैं, उनसे क्वेश्चन आ रहा है। इनके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर के महान वादकों में से एक, है ना। इनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1991 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा तथा हरिप्रसाद चौरसिया एक साथ मिलकर हिंदी फिल्म में कई बार जो है आपका म्यूजिक दिए हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे, है ना। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। और पंडित बिरजू महाराज किस घराने से है, तो लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने, ठीक है भाई, लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने। किस चीज से जुड़े हुए थे, कथक नृत्य से जुड़े हुए थे। पंडित बिरजू महाराज से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार लपेटा जाता है। एक तो आपसे पूछता है डायरेक्ट, है ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है डायरेक्ट कि मोहे रंग दे लाल, मोहे रंग दो लाल गाने के कोरियोग्राफी के लिए किसे जो है अवार्ड दिया गया था। डायरेक्ट पूछता है, ये वाला लाइन देखो, मोहे रंग दो लाल गाने के कोरियोग्राफी के लिए 2016 में फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब यहां से ये नहीं पूछता है कि कौन सा अवार्ड दिया गया था, सीधे पूछता है कि मोहे रंग दो लाल गाना में कोरियोग्राफी निम्नलिखित में से किसने किए थे, तो भाई पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। बॉलीवुड में भी इन्होंने अपने कोरियोग्राफी का जलवा चलाया, है ना। इसके अलावा इन्होंने कई सारे पिक्चर में जो है अपनी अभिनय जो है मतलब सिखाया दिए। ये कौन है भाई, बाजीराव मस्तानी, उमराव जान, 1.5 इश्कियां एक पिक्चर आया था उसमें भी किए थे। इनके अलावा ये जो गीत है मोहे रंग दो लाल, ये बाजीराव मस्तानी की है ना। इन्हें 2016 में इसके लिए फिल्म फेयर दिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2013 में दिया गया था। 1986 में पद्म विभूषण दिया गया था। इनका जब भी अवार्ड पूछता है, पद्म विभूषण पूछता है, 1986 याद रखिएगा, कहीं 83 देखिएगा, लेकिन एसएससी के एग्जाम में खुद 86 आया है और 86 माना है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा जो है मानद उपाधि दिया गया था डॉक्टरेट की, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके अलावा जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं। अब जैसे आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब में भी डिजिट आपने एग्जाम में देख लिया, है ना। तो अब आ जाइए, आईएफएससी कोड में भी पूछा गया है पास्ट में कि भाई कितने अंक होते हैं, है ना। तो उनका भी एक लिमिट है कि पहले ब्रांच का जो है अकाउंट नंबर रहता है, फिर उनका कोड रहता है बैंक का, फिर ब्रांच बताता है, तो है ना। तो उसी प्रकार से जो है आपका जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं, तो यह 15 डिजिट के होते हैं। कितने डिजिट के होते हैं, 15 डिजिट के होते हैं। जीएसटी वाली क्वेश्चन कभी पुराना नहीं होगी, तो आइए थोड़ा सा खंगाल लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म आज भी पूछे जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जो अंगूठा छाप है ना, जिसको साइन करने नहीं आता है, वो भी जीएसटी जानता है कि क्या होता है। आप पूछ लीजिएगा किसी से, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये जानते हैं, एकदम जानते हैं ना। तो जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैं इस हिसाब से नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं जानते भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीएसटी अब हर चीज पे लगते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर के जगह पे अब ये आ गया है, खास करके बिक्री वाले चीजों में,
है ना। तो लोग जान जाते हैं, जैसे ही मोल भाव करने लगे तो 5% तो जीएसटी ही जाएगा, कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, इतने में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आदमी समझ जाता है। इसकी शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017 को हुआ था। संविधान संशोधन नंबर था 101, ठीक है। ये अपने प्रकार पास जो है 5 प्रकार के स्लैब है, 0, 5, 18, है ना, 0, 5, 12, 18, 28, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से भी क्रिएट होती है कि भाई जीएसटी की जो न्यूनतम स्लैब है ये किस प्रकार के माल पे लगते हैं और अधिकतम स्लैब जो है ये किस प्रकार के माल पे लगते हैं। तो आप कहोगे सामान्य माल पे न्यूनतम जो है स्लैब एप्लीकेबल होता है, और जो सामान्य से उच्च स्तरीय माल होता है उस पर अधिक मतलब ज़्यादा मैक्सिमम जीएसटी लगाया जाता है। हालांकि लॉटरी वगैरह जो है वहाँ पर भी मैक्सिमम जीएसटी लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक बात, छोटे छोटे बात ही काम आ जाते हैं। जैसे अभी आपने एग्जाम में देखा इसी जेई में कि आपसे पूछा गया था कि हेनरी विवियन डिराजियो पेशे से क्या थे, कितनी बार बताएं, एक टीचर थे और जो है यंग बंगाल आंदोलन के सूत्रधार भी थे। तो ये वाला सूत्रधार तो नहीं पूछा, लेकिन जरूर पूछ दिया कि भाई पेशे से क्या थे, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। भारत में जीएसटी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, CGST, SGST, UTGST, IGGST। आप मॉल वगैरह में गए होंगे तो इस प्रकार की देखे होंगे, स्लिप में देखा लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जो CGST है ये सेंट्रल को इंडिकेट कर रहा है, जीएसटी का फुल फॉर्म अभी आपने देखा था। SGST स्टेट के लिए, UT मानिए यूनियन टेरिटरीज के लिए, I मतलब इंटीग्रेटेड, एकीकृत, ठीक है भाई, है ना। तो ये आपका 4 प्रकार की जीएसटी। इसके अलावा जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 33 सदस्य होते हैं। ये किस प्रकार की फॉर्मेशन है, 2 + 31 है। 31 जो है स्टेट और यूटी मिला के आते हैं, जहां आपका जो है विधानसभा वगैरह या फिर सॉरी मैं वहां चला गया था, स्टेट और यूटी मिला के आपका आ जाएगा 31, और केंद्र सरकार से आ जाएंगे 2, है ना। मैं लोकसभा में पहुंच गया था जी, ये तो थोड़ा गड़बड़ा जाता। तो 2 गो आता आपका स्टेट से, 31 गो आता आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, 2 गो आता केंद्र से, ठीक है। 33 का बंटवारा हो गया ना, 2 + 31, ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्पष्ट। इसके अलावा जीएसटी परिषद से जो आपका संबंधित आर्टिकल है संविधान में 279A है, और जीएसटी परिषद में अध्यक्षता भारत के करंट वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वनिर्भर नारी योजना का संबंध किस राज्य से है, तो यह असम से है। असम से अभी अरुणोदय योजना आपके एग्जाम में भी आया है। असम में स्वनिर्भर नारी योजना चलाई जाती है। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य जो वहाँ के बुनकर हैं उन पे एप्लीकेबल होती है, उनको सशक्त बनाना है। इनके अलावा असम के अन्य प्रमुख योजनाओं में आएंगे अरुणोदय योजना, इसका 2.0 भी चलाया गया है। इस ओ को कोई 0 भी पढ़ता है, मैं भी 0 पढ़ता था, अब भी पढ़ता हूं, है ना। इसके अलावा राज्यों की महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता देना इस योजना का लक्ष्य है ना, ये अरुणोदय वाले का। इनके अलावा सशक्त महिला ऋण योजना, मुख्यमंत्री सबला योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। अब देखिए करंट की योजना चल रहा है और गांधी सरनेम लगा हुआ है, तो आपको समझ जाना होगा झट से कि कोई भी बीजेपी या अन्य पार्टी शासित राज्य में ये योजना जनरली नहीं चलाए जा रहे होंगे, ठीक है भाई, समझ जाना है। ये मैं कोड बता रहा हूं तो आपको याद रखने में मदद मिलेगी। जैसे ही इंदिरा गांधी देखें तो सबसे पहले अगर ऑप्शन छांटना हो तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें है ना कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होता है ये, ठीक है। और ये नारी को नमन योजना जो बस में छूट है, रियायत देते हैं बस भाड़ा में, तो ये भी यहाँ पे ये सारे के सारे इंदिरा गांधी महिला सम्मान सबला योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, नारी को नमन योजना, हिमाचल प्रदेश। एक गृह आधार योजना, अभी अभी घरेलू महिला को आर्थिक सहायता दिया जाता है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ये गोवा में चलाया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, सावंत जी हैं। आसरा पेंशन योजना ये तेलंगाना में चलाया जाता है। आबुआ आवास योजना झारखंड में चलाया जाता है। मोघर योजना उड़ीसा में चलाया जाता है ना, कहाँ पर चलाया जाता है, उड़ीसा में। महतारी वंदना योजना, ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्यमंत्री महतारी, देखिए महतारी वाला जो भाषा है ना वहाँ की स्थानीय भाषा से कॉपी किया गया। जैसे छत्तीसगढ़ की भाषा आप देखेंगे काफी स्वीट है, मैंने ज़्यादा तो नहीं जानता, एक बहुत ज़्यादा वायरल एक वीडियो हुआ था तो मेरे पास भी जो है आ गया था, ऐसे मैं सर्फ का मतलब कर रहा था, ऐसे देख रहा था, तो है ना वो नहीं क्या मुख्यमंत्री जो रहते हैं उस समय का तत्कालीन, उसे एक लड़की जो है स्कूल में सीट बढ़ाने के लिए आवेदन करती है ना, तो वहाँ पे जो है इन भाषा का थोड़ा सा झलक देखा, बहुत प्यारा लगा। तो ये महतारी वाला जो है आप देखिए यहाँ भी महतारी, यहाँ भी महतारी, ये छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पकड़ लेंगे, कुछ कुछ वर्ड जो है आपके काम आ जाएंगे। इनके अलावा
वर्ष 2021 में जनगणना में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी मापी गई थी। अब देखिए जनगणना से मैं चप्पा चप्पा पढ़ा दिया हूं, अगर एग्जामिनर इससे भी आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछता है तब आपको पार्टिकुलर धर्म वाइज पूछेगा कि भाई इसकी अमुक वृद्धि कितनी हुई, इसकी अमुक तादाद कितनी थी। ठीक है, तो आइए 16.8% जो है 2011 कहने का मतलब है कि 2001 के तुलना में 2011 में जो जनगणना का डाटा आया उस हिसाब से जो हिंदू की संख्या मान लीजिए 100 था तो 2011 में बढ़ के 116 हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो 16.8 रहा था। ठीक है, 2001-11 दशक की जनगणना वृद्धि 17.7 थी ओवरऑल। ठीक है, समग्र यानी 17.74 है ना डेकेडिकल ग्रोथ। इस अवधि में विभिन्न धार्मिक समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर इस प्रकार थी। हिंदू में 16.8% जो सेकेंड लार्जेस्ट था। सबसे लार्जेस्ट इस्लाम समुदाय में 24.6%, ईसाई समुदाय में 15.5%। ये तीन मेजर जो है आपका वृद्धि कारक था, है ना। इसमें हो जाएगा इस्लाम, हिंदू, ईसाई, ये जो अगर आप अवरोही क्रम में रखें प्रतिशत डेकेडिकल ग्रोथ अगर धर्म वाइज देखें 2011 में। इसके अलावा सिख आ जाता है 4 नंबर पे, बौद्ध आ जाता है 5 नंबर पे और जैन सबसे कम, अन्य का तो कोई लेखा जोखा परसेंटेज में नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 2011 में। इसमें ध्यान रखने की क्या बात है, सबसे ज्यादा आपका इस्लाम, 2 नंबर पे हिंदू, 3 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ईसाई। ठीक है, और यही तीन गो जो है मेजर धर्मों है दुनिया में, है ना। अगर आप बात करें तो ऐसे तो बौद्ध बहुत ज्यादा मेजर है, बहुत सारे कंट्री में बौद्ध होता है। अपने इंडिया में अगर आप बात करें तो ये 3 गो मेजर हो जाएगा। ठीक है, इनके अलावा जिसमें ईसाई कम हो जाएगा जी, यानी हिंदू मुस्लिम ज्यादा मेजर है अपने इंडिया के लिहाज से। और एक बात जब निकल ही गई तो एक बात और, जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो सबसे ज्यादा इंडिया में निवास करते हैं, है ना, दूसरा सबसे ज्यादा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी कंट्री इस्लाम धर्म की इंडोनेशिया है। इसके अलावा 2011 में कुल जनसंख्या 121.9 करोड़ है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अभी तो ये तो काफ़ी पुराना, सभी जानते होंगे, है ना। जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू, 2 नंबर पे थे आपके मुस्लिम आबादी, 3 नंबर पे ईसाई आबादी, है ना। इसके अलावा सबसे कम था आपका कहाँ पे, जो मतलब छोटे में अगर करें तो बौद्ध का था भाई 0.7% योगदान, जैन का था 0.04% योगदान। तो सबसे कम में जो ज्ञात है वो जैन का था, 0.4% योगदान ही था जनसंख्या में, है ना, 2011 के अनुसार। ठीक है, तो आपसे पूछते हैं कि भाई इन सबों में से सबसे कम आबादी किसकी थी 2011 में, तो जैन देखिएगा तो जैन आंसर हो जाएगा। ये पहले भी पूछा गया है और एक क्वेश्चन यहीं से निकाल के एग्जामिनर पूछा था कि जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा वर्तमान में कहाँ निवास करते हैं, तो मैंने कहा था कि भाई वर्तमान में आपको जैन लगेगा गुजरात में है, लेकिन नहीं, महाराष्ट्र में निवास करते हैं। ठीक है, इनके अलावा आजादी के बाद पहली जनगणना आपका 1951 में कराई गई थी। 1951 में देश की जनसंख्या 36 करोड़ बताई गई थी। उस समय का डेकेडिकल ग्रोथ 13.31% था और जो आपका साक्षरता है ये 18% रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, इसके अलावा भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पे किया जाता है। कब से, 1881 रिपन के समय से। जनगणना किस संघ की विषय होगी, तो संघ सूची की विषय होगी। अपने पास 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें मैंने कितने कितने विषय है सबका बता दिया था। 100 हो जाएगा संघ में, है ना, और सबसे कम आपका किस में, समवर्ती सूची में होता है ना। इसके अलावा ये नहीं कि राज्य में सबसे कम कर देना है। इसके अलावा जनगणना जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और जो संचालित किए जाते हैं, ऑपरेट करते हैं, ये कहते हैं महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन मिनिस्ट्री कौन है, गृह मंत्रालय है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में पशुओं की जनगणना कितने वर्ष पे होती है, तो 5 वर्षों पे होती है। पिछली बार 2019 में हुआ था, तो अब 2024 में कराए जाएंगे आपको पशुओं की जनगणना। ठीक है, पशुओं की जनगणना कराए जाएंगे 2024 में। भारत में वनों की सर्वेक्षण 2 वर्षों पे होती है। पिछला रिपोर्ट वाला 2021 में था, तो 2023 वाला रिपोर्ट अब जारी होगा, क्योंकि थोड़ा सा डिले जारी होता है। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगराह की ऊंचाई कितनी है। अभी आपके एग्जाम में पूछा था महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है, तो मैंने इसी टॉपिक पे, है ना, इसको एक मतलब एक चैप्टर ही समाप्त तो कर देता हूँ कोई भी क्वेश्चन का, तो उसी प्रकार से रख दिया हूँ ताकि आपकी क्वेश्चन न छूटे। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगराह, इसकी हाइट 1690 मीटर है। देखिए जो प्राचीन क्वेश्चन छप गए और एग्जामिनर उसी को रोटेट कर रहा है, तो उसमें पूर्वी घाटी की
सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी को बता दिया गया है। लेकिन हाल फिलहाल में महेंद्रगिरी से भी ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी में जिंदगरहा, जिसे झिंझगरहा भी कहते हैं, ये हो गया है 1690 मीटर। यहाँ पे आप स्पष्ट जो है अंतर देख पाएंगे कि महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है ये 1501 मीटर है। तो 1501 बड़ा कि 1690 बड़ा, तो कोई भी आदमी कहेगा 1690 बड़ा। तो जिंदगरहा जो है ये सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट का, न कि महेंद्रगिरी। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है जिंदगरहा तब महेंद्रगिरी हो सकता है। लेकिन अगर महेंद्रगिरी और देवमाली दोनों ऑप्शन में है तो भी फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर देवमाली आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं समझाता हूँ क्या हुआ कि प्राचीन काल में क्या होता है और ऐसे आज भी होता है। जितने भी आप किताब लेते हो, कोई भी बुरा मत मानना भाई, है ना, जो भी आपका किताब रहता है ना प्रैक्टिस सेट का, तो ये क्वेश्चन क्या होता है, हेरा फेरी होता है। इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर कर दिया। एक बार अगर फर्मा बन जाता है ना पब्लिकेशन वाला तो ज्यादा फिर झंझट नहीं है, सिर्फ अदला बदली ही करना है। और बच्चे को बस ईस्वी देखा, एगो लेटेस्ट आया हुआ एग्जाम का एक पेज का प्रीवियस ईयर पेपर लगा दिया तो इसको लगा कि भाई हाँ एकदम अपडेटेड है, ले लो, है ना। तो करंट तो बदलना ही पड़ेगा ना, नहीं तो सब जान जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन में जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी बताया तो आजो उरेटेट हो रहा है, इसीलिए ऐसा लफड़ा हो रहा है, ठीक है। तो पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी आजकल आप जिंदगरहा याद रखेंगे। जिंदगरहा से थोड़ा सा छोटू हो जाएगा आपका कौन सा, देवमाली, क्योंकि ये उड़ीसा में, ये भी पूर्वी घाट में आ जाता है, इधर है उड़ीसा अपना। इसके अलावा उसके 3 नंबर पे आ जाएगा आपका महेंद्रगिरी, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा, यहाँ पे तीनों की हाइट दे रखा है, बात खत्म। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो देवमाली होगा, ना कि महेंद्रगिरी। इसके अलावा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ना। अरावली के साथ साथ ये राजस्थान की भी सबसे टॉप आपका पीक होगा जो गुरु शिखर है, चूंकि इसकी स्थिति जो है भौगोलिक राजस्थान में पड़ेंगे। इनके अलावा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कार्डेमम हिल, या है ना कार्डेमम हिल, है ना। तो कार्डेमम हिल जो है इलायची पहाड़ी जिसे आप कहते हैं, या है ना, तो इसकी हाइट 2695 मीटर है। ये वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा चोटी है। कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है, ठीक है। दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहेंगे तो ये दोदा बेटा होता है, जो नीलगिरी पहाड़ी में 2637 मीटर की ऊंचाई के साथ तमिलनाडु में स्थित है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। पहला आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा भैया, तो आपका हो जाएगा कार्डेमम हिल। दूसरा हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और कार्डेमम हिल कहाँ पे है, केरला में, अन्नामलाई में, ठीक है भाई। दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा दुनिया की 3 सर्वाधिक ऊंची चोटी, एगो माउंट एवरेस्ट 2850 मीटर, ये कहाँ पे है, तो नेपाल में है, सागरमाथा कहते हैं वहां पे। दूसरा गॉडविन एस्टून 8611 मीटर, और तीसरा सिक्किम जो भारत का पूर्ण रूप से अपना चोटी है, सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा 8586 मीटर, है ना। गारो खासी जयंतिया मेघालय पठार में स्थित है, और गारो खासी जयंतिया में अगर सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा पठार प्राप्त करता है तो आप कहोगे खासी वाला क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है इन तीनों में, ठीक है। मेघालय में ही मासिनराम एक वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा भी है पूर्वी खासी पहाड़िया जिले का एक शहर है जो दुनिया के सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करती है, कौन, मासिनराम। इनके अलावा वर्ष 2023 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर के अलावा कितने मुख्य गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान है। सारा क्वेश्चन खुद क्रिएट किया हूं। तो ये 4 गो गवर्नर के अलावा 4 गो गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट में कितने अभी जो है हाईली आपका जो है नियुक्त हो सकते हैं न्यायाधीश, तो 34 गो, है ना, 33 प्लस 1 गो, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में तो जानते हैं ना जी, 550, 250, 500, है ना। और उस राज्य का विधानसभा से 1/3 से अधिक नहीं विधान परिषद में। तो ये जो है हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा, 550 हो जाएगा लोकसभा का, 250 हो जाएगा राज्यसभा का, 500 हो जाएगा विधानसभा का। और जिस राज्य में विधानसभा है उसके 1/3 से अधिक नहीं होंगे अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो ये तो याद होगा, है ना। इनके अलावा तो 4 है इसका आंसर, एगो गवर्नर और 4 गो डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं आपका कहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर तथा वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति की बात करेंगे तो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इसे हटाने की प्रक्रिया भी भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान समय में RBI में जो कार्यरत डिप्टी गवर्नर है ये है आपका स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, MD महापात्रा, ये है MD पात्रा है, माइकल देव पात्रा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी टी रविशंकर चर्च में रहे थे इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन राइज होगी। जब तक चर्च में नहीं आता ना तब तक जल्दी क्वेश्चन राइज होता नहीं है। ये चर्च में क्यों रहा था कि
इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया, पहले 3 साल के लिए सेलेक्ट हुए थे, 3 साल हो गए तो 1 साल और बढ़ा दिए। इनके अलावा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, जो उर्जित आर पटेल साहब का स्थान लिए थे और ये 25वें क्रमांक के हैं। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के अनुसार हुआ था 1935 में, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रथम अंग्रेज गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे तथा प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख साहब थे। आरबीआई में प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजी उदेसी थी। ठीक है, अब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी फीमेल जो है गवर्नर के पोस्ट पे नहीं बैठी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक कोई फीमेल नहीं बनी है, तो ये दोनों चीज जरूर ध्यान रखना है ना, कि ये दोनों में से कोई भी चीज अभी तक जो है फीमेल के द्वारा नहीं बनी है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना है। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रमुख कार्यों में व्यावसायिक बैंकों को लोन देना होता है, प्रतिभूतियों की लेन देना होता है, मौद्रिक नीति बनाना होता है, सूक्ष्म वित्त प्रदान करने वाली जो भी एमएफआई कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करना होता है, सरकार के बैंकर का कार्य करना होता है। ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती है। इनके अलावा निम्नलिखित में से उज्बेकिस्तान की शासक ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन को हूबहू रखा हूँ एसएससी जेईई से, इसी प्रकार के फॉर्म में पूछा गया था, लेकिन वहां पे ईस्वी नहीं दिया था। अगर ईस्वी दिया होता तो बच्चे पकड़ लेते, क्योंकि 1398 में सभी को याद है कि तैमूरलंग ने, है ना, नसरुद्दीन महमूद के काल में, जो आपका तुगलक वंश के आखिरी शासक भी हुए, उनके काल में आक्रमण किए थे। तो तैमूरलंग इसका आंसर होगा। ये उज्बेकिस्तान से आए थे, है ना, समरकंद। तैमूरलंग भारत पर 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के काल में आक्रमण किया था। बाबर को तैमूर का वंशज पिता के तरफ से मानते हैं, और बाबर के माता की तरफ से अगर बात करेंगे तो चंगेज खां के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, तो आधा मंगोल और आधा आपका जो है ना तैमूर वाला, क्योंकि चंगेज खां मंगोलिया के थे। इनके अलावा चंगेज खां कहाँ का शासक था? मंगोलिया का। चंगेज खां डायरेक्ट इंडिया पे हमला नहीं किए थे। उनके हमले में जो है सबसे प्रमुख आपकी एग्जाम में पूछा जाता है ये ईरानी ट्रांसऑक्सियाना हमला, जो 1219 में इन्होंने किया था। इसके अलावा मोहम्मद गजनबी, ये काफी एग्जाम क्रिएट करवाते हैं एग्जाम में, क्योंकि काफी उथल पुथल मचाए थे। इन लोगों का उद्देश्य क्या था? धन लूटना, है ना, जितना हो सके धन जो है लूटना। मोहम्मद गजनबी इन्होंने 1001 ईस्वी में जयपाल को हराया था। कौन से युद्ध में या फिर किस क्षेत्र पे कब्जा के लिए? तो पेशावर की युद्ध में। ठीक है, बाद में जयपाल पराजित होकर जो है सुसाइड टाइप से कर लिए थे, ऐसा इतिहास कहता है। इनके अलावा 1015 में लाहौर पर आक्रमण कर अपनी साम्राज्य व्यवस्था को झेलम नदी तक विस्तारित कर लिया था। आपके जो है कथन के रूप में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मोहम्मद गजनबी ने 1015 में अपनी साम्राज्य की विस्तार जो है झेलम नदी तक कर लिया गया था। सही बात है, किए थे, सही है ना। इसके अलावा इन्होंने हिंदू शाही और चंदेल वंश को भी पराजित किया था। ये आक्रांता थे। इन्होंने भारत पे 17 बार हमला किया था, जिसमें सबसे पॉपुलर हमला इसका 1025 ईस्वी वाला हुआ था, जो सोमनाथ पे किए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद गजनबी अफगानिस्तान के थे। इनके पिता का नाम सुबक्तगीन था और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ठीक है, अपने सिक्का पर इन्होंने अमीर महमूद के नाम से जो है खुदाई करवाया था सिक्का पे। इसके अलावा मोहम्मद गजनबी की सभी आक्रमण में सबसे प्रसिद्ध 1025 सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है। इन्होंने गंगा के मैदानी इलाके में 3 बार आक्रमण किए थे। इस वाले स्लाइड से आप कितना कुछ सीखा, है ना। देखिए, मोहम्मद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया, सबसे फेमस 1025 में किया। सुबक्तगीन का पुत्र था। कहाँ से आया था मोहम्मद गजनबी? अफगानिस्तान से आया था। सिक्का पे अमीर महमूद इन्होंने ही अपना जो अंगवाया है ना। इन्होंने लाहौर पे विजय के समान अपनी नदी किस नदी तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया था? झेलम में। गंगा नदी के जो आसपास में कितनी बार आक्रमण किया? तो 3 बार किया था। ध्यान रखेंगे, है ना, कौन कौन वंश को हराया था? एक तो जयपाल को हराया था, चंदेल को भी हराया था, हिंदू शाही को भी हराया था। मोहम्मद गजनबी के साथ आने वाले प्रमुख विद्वानों में अलबरूनी थे, जो जिनका ओरिजिनल नाम अबू रेहान हुआ करता था। और अलबरूनी ने किताबुल हिंद, जो अरबी भाषा की पुस्तक है, भाषा जरूर याद रखें क्योंकि पिछले एग्जाम में रेहला की भाषा पूछ दिया था। ठीक है, इनके अलावा वो भी अरबी की है रेहला, जो आपका मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने लिखा था। मोहम्मद गोरी, इनका ओरिजिनल नाम शहाबुद्दीन था, अफगानिस्तान के ये भी थे। जयचंद के बीच एक युद्ध होता है, मोहम्मद गोरी और जयचंद, है ना, उसका युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। इसमें जयचंद की हार होती है 1194 में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब के बीच जो है 2 युद्ध होता है, 1191 और 1192। दोनों युद्ध तराइन में होती है। एक युद्ध का नाम तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरे का नाम तराइन का सेकेंड युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजय होते हैं, दूसरे में मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यवादी कौन थे? MC सीतलवार थे। ठीक है, MC सीतलवार भारत के प्रथम महान्यवादी थे, जिनका कार्यकाल
50 से 63 और अब तक सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है महान्यायवादी के तौर पर। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी या विधिक अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 76 का प्रयोग करते हुए किया जाता है। भारत में महान्यायवादी के लिए योग्यता जो है किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष जो है जज के तौर पे काम किया हो, या कोर्ट में है ना कम से कम 10 साल तक 10 ईयर तक जो है आपका वकालत किए हो और भारत का नागरिक हो, ये इनका योग्यता होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। जब भी प्रसाद पर्यंत की बात आएंगे इसका मतलब इसकी नियुक्ति और हटाने की प्रावधान डायरेक्ट कहीं लिखा हुआ नहीं है ना, इसीलिए राष्ट्रपति पे ही छोड़ा जाता है कि भाई आपको चाहो तो रखो, आप चाहो तो निकालो। इसका मतलब प्रसाद पर्यंत पद के धारण का मतलब जब चाहे तब उन्हें राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं, समझे ना, है ना। इनके अलावा देश के वर्तमान में 16वें महान्यायवादी आर वेंकट रमनी साहब हैं, 2022 में नियुक्त हुए थे और एज इट इज अभी जो है अपना कार्यभार देख रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बी नरहरि राव थे, कैग जिसे बोलते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और कैग की नियुक्ति जो है 148 आर्टिकल के अनुसार भारत के राष्ट्रपति साहब के द्वारा ही किया जाता है। एमपी सरकार ने वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे नवाजा गया था? देखिए मैंने यहाँ पे एमपी सरकार आपको भी लिखा रहेगा एग्जाम में, इसलिए लिख देता है क्योंकि आप जानते हैं लता मंगेशकर पुरस्कार जो है महाराष्ट्र भी देता है, ठीक है। तो एमपी सरकार 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया था धर्मेंद्र को। आपके एग्जाम में एसएससी जेई में 2021 का पूछा है, कुमार सानू ऑप्शन में दिया गया होगा, कुमार सानू आपका आंसर हो जाएगा। वहां 3 को दिया गया था लेकिन एक कुमार सानू भी थे। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है और कुमार सानू पुरस्कार जो है, कालिदास पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन, ये एक अलग पुरस्कार है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। इस पुरस्कार का मात्र अभी 3rd एडिशन ही चल रहा है, 2022, 23 और 24। 22 में मिला नरेंद्र मोदी को, 23 में मिला आपका आशा भोसले को और 24 में मिला अमिताभ बच्चन को, ठीक है। लता मंगेशकर पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश दोनों सरकार के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार उत्तम सिंह को दिया गया और ये उत्तम सिंह क्या करते हैं? फिल्म निर्देशन और वायलिन भी बजाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, कल लोग अगर आपसे पूछे कि भाई उत्तम सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ऐसे ही नहीं आना, वायलिन बजा के आना। इनके अलावा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से कुमार सानू को नवाजा गया था। कुमार सानू से एक क्वेश्चन आपको मैं बताया था कि 28 गाना एक दिन में रिकॉर्ड कर जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, रिकॉर्ड बनाया था, दोनों बात सही है। एक रिकॉर्ड का मतलब है ना जो है आपका छवि को उतारना और दूसरा रिकॉर्ड का मतलब है मतलब एक बुलंदी हासिल करना, ठीक है। कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, कोई बच्चे टेलीग्राम पे क्वेश्चन किए हैं, मैं थोड़ा सा एक आधा सेकंड का समय ले लूं। यहाँ पे एक बच्चे ने क्वेश्चन टेलीग्राम पे किया है कि सर आप शतरंज में एक खिलाड़ी बताए हैं, एक खिलाड़ी कैसे शतरंज खेलेगा? कम से कम कोई 2 खिलाड़ी खेलेगा। अरे भाई आपने देखा है ना, वो पिक्चर देखा है ना दृश्यम 2, उसमें अकेले खेलता है कि नहीं? वो टकलू कौन है भाई? अक्षय खन्ना, है ना, मजाक कर रहा था। एक ही होगा भाई आंसर, 2 नहीं होगा। कभी आपने क्रिकेट में 22 खिलाड़ी होता है ऐसा सुना है क्या? है ना, क्योंकि खिलाड़ी 11 ही खेलते हैं क्या क्रिकेट में? होते तो 22 है ना, खेल रहे होते हैं ना स्क्वाड में, 11 इधर का 11 इधर का, लेकिन क्या सुनते हैं आप? 11। इसी प्रकार से खेल में हमेशा जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में है एक ही पक्ष के खिलाड़ी पूछता है, ध्यान रहे, ठीक है। तो इसीलिए शतरंज में एक ही होगा, ठीक है। टेनिस में 1 और 2 होते हैं, ये कैसा होता है? 1 और 2 और का मतलब क्या? या तो 2 बोलिए या तो 1, नहीं तो 1 और 2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो सिंगल लोग खेल रहे होते हैं, एक डबल खेल रहे होते हैं, 2 इधर 2 इधर, यानी 4 एट अ टाइम, ठीक है। समझ रहे हो? तो समझ गए होंगे। मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री लाल दहोमा का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? जेपीएम, जोरम पीपुल्स पार्टी। अभी मिजोरम में जो सीएम है वो लाल दहोमा ही है और राज्यपाल कौन है? कम्बमपति, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है आम आदमी पार्टी, स्थापना 2012 में, अरविंद केजरीवाल, झाड़ू छाप, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी अभी आपसे पूछा गया था, एक नेता महाराष्ट्र का ले लिया था और पूछा था कि ये किस पार्टी से संबंधित है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 1980, संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी साहब और लाल कृष्ण आडवाणी साहब को माना जाता है। चुनाव चिन्ह कमल है, वर्तमान सरकार है। इनके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। चुनाव चिन्ह पंजा और वर्तमान अध्यक्ष खड़गे साहब है। बहुजन समाज पार्टी 1984, मायावती, है ना। इनके अलावा इसके संस्थापक मायावती नहीं है लेकिन काशीराम, और चुनाव चिन्ह हाथी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी
1964 संस्थापक में ज्योति बसु भी आ जाती है। नेशनल पीपुल्स पार्टी स्थापना 2013 में हुआ था संगमा साहब के साथ। इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको भी देख लेते हैं जो फेमस चेहरे हैं, जैसे नीतीश कुमार। इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ा जो है ना, यही है नीतीश कुमार, क्योंकि इन्हीं की मदद से सरकार बनी है लगभग। ठीक है, तो नीतीश कुमार साहब जनता दल यूनाइटेड, लालू प्रसाद यादव आरजेडी, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी, अखिलेश यादव साइकिल सपा, नवीन पटनायक साहब हालांकि अब जो है ना ये नहीं रहे सीएम दूसरा बन गए, मांझी साहब बन गए उड़ीसा में, और पहली बार बीजेपी के सीएम बने हैं उड़ीसा में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बीजू जनता दल के हैं, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के हैं। अब मैं कल के क्लास से कॉपी किया हूं एक चीज, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। शतरंज के खेल में प्यादा गोटियों को काटने की जो किस प्रकार की चाल होती है, तो मैंने कहा था आगे की तरफ और ये डायरेक्शन में, है ना, कि भाई ये ऐसे नहीं काटेगा, ये ऐसे ऐसे छड़प के काटता है, तिरछा काटता है, यू जैसे काटता है, गुलेटी जैसे काटता है, ये दोनों एरो बना दिया इस प्रकार से काटता है। जैसे मान लीजिए ये शतरंज की घर है, 3 घर है शतरंज की, और यहाँ पे आपकी प्यादा बैठा हुआ है, तो ये वाले घर में काटेगा और ये वाले में काटेगा, इसमें नहीं काटेगा। ठीक है भाई, समझ रहे हैं, लेकिन चाल सीधा चलता है, काटता टेढ़ा है, बहुत खतरनाक है। शतरंज वाला पूरा देख लीजिएगा, वहां से तो आगे बढ़े क्या, नहीं तो लेट हो जाएगा। ठीक है, आइए बता ही देते हैं क्या है, लेट हो तो हो लेकिन आपको जो है काम आए भाई, है ना। देखिए शतरंज खेल में है ना 64 को घर होता है ना, 32 के 2 पार्ट में जो है, मतलब 2 कलर में बने होते हैं, बॉक्स टाइप के 64 को होता है। इसके अलावा यहाँ शतरंज में ये सब चीज समझा देते हैं। देखिए शतरंज में जो है 64 को घर है, ये वाला वर्गाकार, तो बिसात पे क्या को घर होता है 64 को, कौन सा आकार, वर्गाकार, क्या कलर में, 2 कलर में। ठीक है, एक पक्ष में व्हाइट कलर, एक पक्ष में काला गोटी दे दिया जाए। खेल का शुरुआत कौन करेगा, व्हाइट पक्ष वाला करेगा। हमेशा खेल की शुरुआत किस गोटी से होगा, तो प्यादा से होगा। प्यादा हमेशा किस क्रमांक के वर्ग में रहेगा, तो या तो दूसरे में या तो 7वें में। 7वें में एक अपोजिट पार्टी के, दूसरे में एक पार्टी के। देखिए यहाँ पे किधर से भी गिन लीजिए, यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से गिनूंगा तो ये 7 हो जाएगा। तो 2 में या फिर 7 में हमेशा 8 गो प्यादा रहता है, एक पार्टी के 8 गो, दूसरे पार्टी के 8 गो। गोटी की संख्या 16 32 गो। 32 गो गोटी में क्या गो होता है, प्यादा क्या गो हो जाएगा, प्यादा का पी लिख देता हूँ, 16 गो हो जाएगा, 8 गो। इसके अलावा है ना आपका राजा किंग क्या गो, 2 गो, एक दोनों पार्टी के। क्वीन क्या गो, 2 गो, एक दोनों गो, है ना। हाथी मतलब एलिफेंट कितना हो जाएगा, 2 4 गो, दोनों पार्टी मिला के। ऊंट कैमल 4 गो, और घोड़ा हॉर्स 4 गो। इस प्रकार से आप जोड़ेंगे 32 4 12 2 14 2 16 16 32 हो जाएगा, तो ये गोटी हो जाएगा। इसके अलावा इनका नाम अलग अलग होता है। प्यादा को सिपाही बोल सकते हैं, ऊंट को बिशप, घोड़ा को नाइट, हाथी को रूक, रानी को क्वीन और राजा को किंग। ठीक है, इसमें पॉइंट सिस्टम बता दिए थे। सबसे पॉपुलर और सबसे महत्वपूर्ण गोटी रानी होता है। रानी का पॉइंट कितना, 5। रानी के जैसा कौन होता है, हाथी, हाथी का भी 5। ऊंट और घोड़ा का 3 और प्यादा का 1 पॉइंट होता है। सबका चाल बता दिए थे कल। ठीक है, आइए शतरंज से थोड़ा चाल बता देते हैं। देखिए फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, इस जेईई में पूछा गया है और एसएससी की एग्जाम में शतरंज से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, देखिए जो घोड़ा है ना, घोड़ा वो एल आकार में चलता है। जैसे घोड़ा मान लीजिए कि ये जहाँ पे मैंने अभी पेन से कलर किया है, यहाँ पे कोई घोड़ा बैठा है तो घोड़ा ऐसे चलेगा। ठीक है, एल आकार में हमेशा चलेगा, केनरो चलेगा, एल आकार में चलेगा। मान लीजिए 2 गरियां यहाँ एल आकार में चलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए इधर ही चलना है तो यहाँ आके बैठेगा। ठीक है, हमेशा 2 घर पहले चलता है, फिर डाई मारता है टेढ़ा तिरछा, है ना। तो एल जैसा हमेशा चलता है घोड़ा। हाथी हमेशा कैसे चलता है भाई, प्लस जैसे चलता है। ऊंट कैसे चलता है, आपका क्रॉस जैसे चलता है, ध्यान रखेंगे। और प्यादा के बारे में तो ये बता ही दिया, है ना। कल एक बच्चा का और क्वेश्चन था, प्यादा से प्यादा करता है क्या, करता है। शतरंज खेल से जुड़े कुछ शब्द जैसे बिशप है, रूक है, प्यादा है, चेकमेट है, फाइड है, येलो रेटिंग है, गैम्बिट है, कैसलिंग है, ये सभी के सभी जो है शतरंज से संबंधित है। जिसमें एक फीडे तो आप बहुत जानते होंगे, चेकमेट भी जानते होंगे, है ना। आप जो नहीं जानते, जैसे गोटी का नाम 3 गो है, बिशप, रूक, प्यादा। रूक आपका जो है हाथी हो जाएगा, प्यादा प्यादा होता है, बिशप आपका है ये हो जाएगा ऊंट हो जाएगा, एगो नाइट था वो घोड़ा हो जाएगा। येलो रेटिंग ये पार करना होता है, जैसे 2500 येलो रेटिंग, है ना। गैम्बिट और कैसलिंग सब शतरंज से है। पहला मास्टर इंडिया का विश्वनाथ आनंद, महिला में एस विजया लक्ष्मी। सबसे कम उम्र में विश्व के तीसरा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, है ना। शतरंज के जो खिलाड़ी कार्नस मैग्नस कार्लसन है, कोजनेन के नॉर्वे के हैं। भारतीय शतरंज में भाई बहन के जोड़ी जो ग्रैंड मास्टर है, प्रागनंदा और वैशाली, है ना। हाल में 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है, पी श्याम निखिल। अभी गुजरात में जो है आपका कौन सा प्रतियोगिता हुआ है शतरंज का, तो विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप 2024 गुजरात में हुआ है, जिसके विजेता कौन है, दिव्या देशमुख मैडम है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में भारत के प्रथम उत्पादक राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है, कपास राजस्थान, मूंगफली उड़ीसा, गेहूं पंजाब और जूट पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा। जूट सबसे ज्यादा कहां पे होता है, पश्चिम बंगाल में। जूट जो है सबसे ज्यादा कहां पे होता है पूरे विश्व में, तो इंडिया में होता है। और इंडिया में कहां पे, पश्चिम बंगाल में। दूसरा स्थान पे जूट
जूट में कौन सा रहेगा, बांग्लादेश रहेगा। ठीक है, जूट को जो है पानी चाहिए था, है ना। जूट की अगर बात करेंगे कि भारत के राज्य में कौन कौन राज्य में होगा, तो जो भी तटीय राज्य है पूर्वी घाटी के, वहां पे जूट आपका होता है इस सब में, और बिहारों में होता है, बिहार के किशनगंज वगैरह में सब जूट होता है। जहाँ पे पानी ज्यादा होगा जूट होता है ना, क्योंकि जूट को काटने के बाद पानी में सड़ाने के लिए डालना पड़ता है। भारत में पहली जूट की फैक्ट्री 1855 में कहाँ पे, रिसरा पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। जूट को क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर और ब्राउन पेपर भी कहा जाता है। जापान को पीछे छोड़ता हुआ जो स्टील वाला है, कच्चा स्टील के प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान हो गया है। ये पिछले साल ही नहीं 2022 में ही रिकॉर्ड बना था, अभी तक है। इनके अलावा भारत वर्तमान में कपास की सबसे अधिक उत्पादन करते हैं, है ना। ये पछाड़ दिए हैं अमेरिका चीन दोनों को। ठीक है, तो कपास के उत्पादन में पहला स्थान पे भारत, दूसरा स्थान पे चाइना आ गया और तीसरे स्थान पे भाग गया है यूएसए। कभी यूएसए एक नंबर पे हुआ करता था। ठीक है, तो सब दिन होत नहीं एक समाना। आप यहाँ पे देख लेंगे कपास के उत्पादन में अगर इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया के अंदर कौन सबसे ज्यादा करता है, तो गुजरात, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे अगर आप आएंगे तो आंध्र प्रदेश, और आगे जाएंगे तो राजस्थान में भी कपास की खेती होती है ना। तुम्हारे स्थले पे मत चले जाना, वहां भी होती है कपास की खेती। इनके अलावा अब कपास उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। प्रत्येक वर्ष है ना 7 अक्टूबर को कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। पहला कपास का मिल जो है ना, ये आपका कोलकाता में लगाया गया था 1818 में, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था, है ना। तो इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि देश में प्रथम सफल सूती का मिल कहाँ पे लगाया गया था, या कपास का मिल, तो 1854 बम्बई में लगाया गया था। दोनों अलग अलग बात है, एक वो लगाया लेकिन फैक्ट्री सक्सेस नहीं हुआ तो असफल हुआ। अगर सफल लगा दिया मतलब जो काम किया, वर्क किया, प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्शन किए, है ना, वो कौन सा हुआ, 1854 बम्बई के अंदर। तो 2 बात ध्यान रखेंगे, 2 जगह हुआ था, एक जगह असफल, एक जगह सफल। वर्तमान में सबसे अधिक गेहूं, चीनी गेहूं और आपका जो है गेहूं गन्ना चीनी, इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है। वर्तमान में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में किया जाता है। इनके अलावा कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो 27 में किया गया था, मद्रास अधिवेशन में। कांग्रेस के 1927 यहाँ पे 1927 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता एम.ए. अंसारी के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार पारित किया गया था। देखिए साइमन कमीशन 1927 में बन के तैयार हुआ था, 1928 में भारत आया था और 1930 में साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट जो है सौंपा था। तो ये तीनों अलग अलग, इसी में जरूर ध्यान रखेंगे। 27 में बना, 28 में भारत आया और 30 में रिपोर्ट सौंपा, है ना। इनके अलावा साइमन कमीशन का विरोध करते ही लाला लाजपत राय जो है लाठीचार्ज का शिकार हुए, जिसके कारण बाद में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में डफरिन के समय, अंग्रेज गवर्नर, है ना, और प्रथम एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। अध्यक्षता पहले का WC बनर्जी ने किए थे और इस बैठक में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 मद्रास अधिवेशन, और ये एक पहला जो है अधिवेशन हुआ था जिसमें आपका तमिल भाषा का इस्तेमाल किया गया था और भारतीय शस्त्र अधिनियम, है ना, इसमें संशोधन किया गया था। देखिए इंडियन आर्म्स एक्ट 2 बार बनाया गया था, एक बार पास्ट में बनाया गया था अंग्रेज के समय, फिर स्वतंत्रता के बाद भी बनाया गया था। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल, है ना, अंग्रेज अध्यक्ष 1888, है ना, जॉर्ज यूल। इसके अलावा कांग्रेस के 1896 कोलकाता अधिवेशन, रहमतुल्लाह सयानी, इसमें वंदे मातरम गीत गाया गया था। कांग्रेस के 1906 दादा भाई नौरोजी, इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कोलकाता में। कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा। इसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल मिल गए थे, इसमें मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस भी मिल गए थे। ठीक है, और इसी में जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्लोगन दिया गया था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहेगा तो सरोजनी नायडू, है ना, 1925 में, या 1917 में आपका प्रथम महिला अध्यक्ष कोलकाता में। इनके अलावा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। गोगा नवमी का त्योहार किस राज्य में किया जाता है, तो ये हरियाणा में किया जाता है ना, गोगा नवमी। इसके अलावा गोगा नवमी के त्योहार के अवसर पे ही हरियाणा में छड़ी डांस किया जाता है। छड़ी डांस, आपने लठमार होली का नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में होती है ये, है ना आपका। इसी प्रकार से छड़ी डांस भी होता है जो हरियाणा में होती है, और ये गोगा नवमी के त्योहार के अवसर पे की जाती है। हरियाणा के अन्य नृत्य में आएंगे तो फाग नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, लूर नृत्य काफी पूछा जाता है, लूर नृत्य, है ना, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सिद्धि धमाल, मैंने यहाँ पे ये क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ धमाल है तो कंफ्यूजन मत होना। सिद्धि धमाल जो है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। माधवपुर मेला ये गुजरात में होता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में मकर संक्रांति के समय। डांडिया गरबा उत्तरायण, ये उत्तरायण जो है मकर संक्रांति को ही गुजरात में उत्तरायण कह के पुकारते हैं। तो ये सब गुजरात से संबंधित है। इनके अलावा
हरियाणा के प्रमुख त्यौहार में लोहड़ी हो जाएगा, बैसाखी हो जाएगा, गुगा नवमी, सूरज कुंड मेला, गुरु पर्व जो गुरु नानक के जन्मदिन पे मनाया जाता है। हरियाणा में सबसे कम वन है, सबसे कम लिंगानुपात है। हरियाणा राज्य में गुगा नवमी के अवसर पे छड़ी नृत्य बता दिए थे। पंजाब में एगो नृत्य होता है गिद्धा जो खाली महिला करती है, और पंजाब में एगो नृत्य होता है भांगड़ा जो सिर्फ पुरुष करते हैं। इनके अलावा निम्नलिखित में से विषाणु वायरस के बारे में क्या सत्य है? जितने भी कथन है सभी सत्य है ना। जैसा यह सिर्फ सजीव कोशिकाओं के संपर्क में आने से प्रक्रिया स्टार्ट करता है, एकदम सही। बोतल में भर दो, निर्जीव जैसे सोया रहेगा, जैसे ही मेढक में जाएगा मेढक को फुलाना स्टार्ट कर देगा। मतलब जिस प्रकार का वायरस है उसका जो भी नेचर है वो स्टार्ट कर देता है, यानी सक्रिय हो जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, एकदम सत्य। इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, किसमें? वायरस में। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अगर ये लाइव कोशिका में न हो, क्योंकि कोशिका झिल्ली नहीं है तो ये एक्टिव नहीं रह पाता है। इनके अलावा इसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है, क्योंकि कभी निर्जीव रहता है, कभी लाइव रहता है, कभी डेड थिंग रहता है, कभी लिविंग थिंग रहता है। क्योंकि निर्जीव के साथ रहे प्लास्टिक के साथ तो निर्जीव बन जाता है ना, और मेढक के साथ रहे तो सजीव बन जाता है ना। तो ये जो है सभी के सभी कथन सत्य है। वायरस का खोज जो है इवान बस्की ने किया था, है ना। तो दोस्तों ये थे आपका आज का प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अच्छा तो लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। आई होप आप कर भी दिए होंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और ये जो सीरीज है इसकी पीडीएफ आपका बाइलिंगुअल है, ई बुक भी बाइलिंगुअल है, भूल गया था मैं, है ना। ई बुक भी आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश में अवेलेबल है। अभी ये ऑफर भी चल रहे हैं, आप 30% का छूट ले सकते हैं 2 दिन तक। इसके अलावा जो आपका ये जो सेट आपने अभी देखा, जो 12वीं क्लास को देखा, इस प्रकार से आप जो है 30 क्लास की पीडीएफ लेंगे मात्र 49 रुपये के अंदर। इस पर भी डिस्काउंट है अभी फिलहाल तो, और ये भी बाइलिंगुअल है, तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय हिंद दोस्तों।